प्रेम भाई, मैं आपसे ही, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपका ये जो भी इंटरनेशनल राजनीति हो रही है, जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, भारत पे भी उसका असर पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो मोदी जी की बहुत सी दोस्ती इन सारे राइट विंगर्स जो एक्सट्रीम एक तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, चरमपंथी, उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती है। सुनक का हारना क्या एक संदेश है दुनिया के अलावा हिंदुस्तान में भी, कि भाई वो वापस जो एक पॉलिटिक्स होती थी, जो जो लेबर वापस आ रहा है, इनको ऐसा माना जाता है कि भाई मानवाधिकार की बात इन लोग ज्यादा करते हैं, इस तरह की बातें हैं। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव इंडिया के रेफरेंस को लेते हुए, क्योंकि इंडिया में जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी हो रही है, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसको तो नहीं दिखा रही है। प्रेम कुमार भाई। जी जी, शुक्रिया आनंद जी। देखिए, ऋषि सुनक की हार को हम तभी समझेंगे जब ऋषि सुनक की जीत पर हम जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे उसको याद करेंगे। उसको उस समय हम भारतीय मूल के लोगों की जीत बता रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भारतीय उद्योगपति का दामाद जीता है और हमारा दामाद है, इस तरीके से बात हो रही थी। लेकिन हार जो हुई है, एक तो है कि जो हार हुई है उनके समांतर लेबर पार्टी ने 400 पार कर दिया। जो हिंदुस्तान में 400 पार नारा बना रह गया था बीजेपी के लिए, वो 400 पार लेबर पार्टी ने कर दिखाया। और दूसरी बात है कि हार के कारणों को जो समीक्षक देख रहे हैं वो ये है कि ऋषि सुनक ने वास्तव में एक तरह से संवेदनशीलता की कमी दिखलाई अपनी जनता के प्रति। लग्जरी लाइफ वो जीते रहे और एक ऐसा मैसेज देना, जैसे चुनाव में मुद्दा भी बना था कि अब छोटे छोटे जो विजिट उनके होते थे वो अलग से चार्टर्ड विमान में हुआ करते थे, तो मुद्दा बना था कि ये फिजूल खर्ची क्यों, इसका दिखावा क्यों। माना कि इंग्लैंड में सबसे अमीर महिला उनकी पत्नी है, ये माना, इसका मतलब ये थोड़े है कि इंग्लैंड की जनता उसको उसी रूप में देखेगी कि आप सार्वजनिक जीवन में भी फिजूल खर्ची करें। कोविड के समय में ऋषि सुनक का एक तरह से अवतरण हुआ था जब उनको वित्त मंत्री बनाया गया था, लेकिन उस दौरान भी उनकी भूमिका प्रो पीपल नहीं रही थी, उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तो वो जिस क्लास को रिप्रेजेंट करने लगे थे वो इंग्लैंड की आम आबादी उसको पसंद नहीं कर रही थी। ये कोई आम बात नहीं है कि आज ऋषि सुनक कह रहे हैं कि हमारी पार्टी 2010 के लेवल से बेहतर है। अरे बीच का 14 साल क्या है? बीच के 14 साल में जब आप शासन में रहे तो इस दौरान आपकी पार्टी को और मजबूत होना चाहिए और आपके नेतृत्व में और मजबूत होना चाहिए। तो आप 2010 से अपना कंपेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि जिस लेवल पर पार्टी सत्ता में आई थी, जिस स्तर पर, वो उस लेवल से के बराबर नहीं रह गई है। और इसका पूरा जो ठीकरा है ऋषि सुनक पर फोड़ा जाएगा और फूटेगा भी। ऋषि सुनक को एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उनकी हार को जनता से के समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं रहने का नतीजा मान सकते हैं। संवेदनहीनता यानी हर चीज को देखने का एक तरीका होता है, वो प्रो पीपल होगा कि केवल अपर मिडिल क्लास और पैसे वालों के लिए होगा, उस हिसाब से हम देखते हैं। जैसे हमारे भी देश में आज क्या है, कहने को नारा जरूर सबका साथ सबका विकास होता है, लेकिन वास्तव में तो पिछड़ी जो गरीब हैं, पिछड़े गरीब, उनकी तादाद भी बढ़ी है और उनकी औकात भी कम हुई है, हैसियत भी कम घटी है। तो यहाँ पर भी पॉलिसी लेवल जो है पर पिछड़े जो हैं उनके प्रति, मतलब कमजोर तबके, जो गरीबी आर्थिक रूप से ही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो जो गरीब तबका है, गरीब तबके के प्रति संवेदनहीनता दिखती है। चाहे किसी घटना में उनकी मौत को लेकर हो, जैसे हाल की भगदड़ में घटी घटना हो, या कोई ट्रेन में ही होते हुए जो हादसे होते हैं, लोग मर रहे हैं, या इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो गरीब लोगों के प्रति सरकार का रवैया है वो संवेदनहीन है। और ये रवैया जनता को पसंद नहीं आ रहा है। जनता ने यहाँ भी
सत्ता के खिलाफ ही वोट किया हिंदुस्तान में भी। अलग बात है कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह की बात आ रही है, हवा चल रही है। क्योंकि आप एक बात देखेंगे कि दुनिया के स्तर पर जो बड़े हुक्मरान हैं, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। वो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, चाहे इजराइल के प्रमुख हो, चाहे रूस के प्रमुख हो, चाहे फ्रांस के प्रमुख रहे हो। ये सब आपस में एक गठजोड़ बनाए हुए हैं। अमेरिका का भी नाम लिया जा सकता है, फिर गुटिया बातें होंगी तो, लेकिन मैं गुटिये को छोड़ करके भी देखें तो कुछ राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक सहमति बन रही है। वो सहमति इस रूप में बनती है कि अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी आप कर सकते हैं, करा सकते हैं, और इसके लिए एक देश दूसरे देश को मदद कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? किसी तरीके से हमें सत्ता में बने रहना है। हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट आती है तो क्या है, देश से बाहर रहकर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में अपनी पहुंच बनानी है। तो इस तरह की जो चीजें डेवलप हो रही हैं उसमें उसको जनता अब नकारने लगी। हालांकि जनता को ये बात इस समझने में टाइम लगता है, चूंकि चीजें साफ होने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका गठजोड़ जनता के बीच में समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं वो शक्तियां लगातार पराजित हो रही हैं। तो इंग्लैंड में भी ऋषि सुनक की हार ऐसी ही शक्तियों की हार को की ध्वनि जो है वो पैदा कर रही है कि आप ऐसी राजनीति अब जनता पसंद नहीं करने जा रही है जो प्रो पीपल न हो, जनता के प्रति संवेदनशीलता नहीं रखते हो। इसका प्रतीक के रूप में हम इस चुनाव नतीजे को देख सकते हैं। जी जी प्रेम भाई, बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट में, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं। जो आज हमारे यहाँ माइग्रेशन, जो देश के अंदर माइग्रेशन है, यूपी बिहार से लोग जाते हैं जहां जो ज्यादा बड़े, जहां उनको रोजगार मिलता है, उसी तरह से दुनिया में माइग्रेशन की हालत है। प्रेम भाई, बहुत संक्षेप में। जी जी, देखिए आनंद जी, माइग्रेशन की तो बात है, लेकिन इन दिनों एक अलग किस्म का माइग्रेशन दिख रहा है कि वो दौलतमंद लोग माइग्रेशन ज्यादा कर रहे हैं, करोड़पति लोग माइग्रेशन ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो ये टेंडेंसी उस देश के लिए ज्यादा खतरनाक है जो अपने आप को तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचाने का दावा कर रहा हो। और दावा क्या, अगर एक्चुअली ग्रोथ रेट सस्टेन होती, जो ग्रोथ रेट मिली थी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, तब तो 2007 में 1 ट्रिलियन, 2014 में 2 ट्रिलियन, 2021 में जाकर के 3 ट्रिलियन, बल्कि 4 ट्रिलियन होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 4। अगर उस हिसाब से होता तो 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से होनी चाहिए थी नॉर्मली भी, तब तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाते। आज देखिए 5 ट्रिलियन पे तो कोई नहीं है, चौथा पांचवा कोई नहीं है, हम अभी आराम से 2 को पछाड़ सकते थे। लेकिन क्या है कि इस देश से अब ये माइग्रेशन उन लोगों का हो रहा है जो बहुत कमा चुके हैं, आघा चुके हैं। यानी गरीब तो पहले रोजी रोटी के लिए माइग्रेट कर रहा था, अब जिसको रोजी रोटी की समस्या नहीं है वो अपनी संपत्ति के साथ में शांतिपूर्ण जीवन के लिए खूब कमा लीजिए, इंडिया में बाहर में जाके आराम करिए, उस हिसाब से माइग्रेट कर रहा है। तो ये डबल चैलेंज इंडिया के पास में है, एक तो गरीब लोग कर रहे हैं और दूसरा अमीर लोग भी कर रहे हैं। ये चुनौती, और ये चुनौती राजनीतिक व्यवस्था का और आर्थिक व्यवस्था का जो एक मिला जुला सम्मिश्रण चलता है, जिस वजह से कोई देश ताकतवर कहलाता है या कहलाना चाहिए, केवल जीडीपी से नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है उससे भी मिला करके होना चाहिए। वहां पर जो डिसबैलेंस है उसको दिखलाता है कि अमीर भी भाग रहे हैं और गरीब भी भाग रहे हैं देश छोड़ के। देश में रहना कौन चाहता है? जो मेहनत, जो बीच का जो तबका है, जो खरीद बिक्री में इधर में उधर में, यानी बीच वाला तबका जो सरवाइव कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो कर रहा है। ये पॉलिटिकल फेल्योर ऑफ द सिस्टम, माने सिस्टम का जो है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, उसका फेल्योर बताता है। जी 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 जी।